हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मेरे साथ आप सामान्य अध्ययन के बहुत सारे पहलुओं को एक वीडियोज के माध्यम से जान रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, गुप्तोत्तर काल या यूं कहें पूर्व मध्य काल, उसकी बात करते हैं। बहुत ही रोचक कहानियां हैं इस संबंध में, आइए जानते हैं। देखिए, वैसे मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, परंतु बेसिकली मेरा सब्जेक्ट जो है इतिहास ही है। इतिहास में बहुत सारी रुचि रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी एकदम ऐसी समझ में आएगी कि आपको फिर कहीं और जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, बात जो है, ठीक है, हम किसकी कर रहे हैं, ठीक है, पूर्व मध्य काल की, या यूं कहें कि गुप्तोत्तर काल की। ठीक है, इसे ही क्या कह सकते हैं, गुप्तों के बाद का समय, यानी कि क्या, गुप्तोत्तर काल। ठीक, जरा जाना जाए कि गुप्तोत्तर काल क्या परिस्थिति बना रहा है। ठीक है, तो 275 ईस्वी में गुप्त काल की स्थापना हुई, श्री गुप्त साहब ने किया था, और 550 तक, लगभग 275 सालों तक उन्होंने क्या किया, लगभग शासन किया। और 550 तक आते आते गुप्त साम्राज्य क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, भानुगुप्त के समय में हुड़ों का आक्रमण हुआ, तब से पतन का प्रक्रिया शुरू हुई और 550 तक ये पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इनके बाद जो है क्षेत्र में अव्यवस्था, यूं कहें कि क्षेत्रीय राज्यों की उत्पत्ति हो रही थी। ये क्षेत्रीय राज्य कहीं अलग से नहीं आए थे, ये जो है गुप्तों के अधीन ही कहीं ना कहीं पर सामंत जैसा शासन कर रहे थे। और जब गुप्तों का पतन हुआ तो इन सब ने अपने को क्या कर लिया, आजाद कर लिया और अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पैठ बढ़ा ली। ठीक है, अब इस तक से इस भारत के मैप को देखिए और इसको समझिए। ठीक है, पंजाब में हुड़ों का समय था। ठीक है, पंजाब में शासन किसका था, हुड़ों का। थानेश्वर, आज का जो हरियाणा है वहां पड़ता है थानेश्वर, वहां पर एक वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश कहते हैं, प्रभाकर गुप्ता ने इसकी स्थापना की थी उनके समय। ठीक है, प्रभाकर वर्धन ने क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, उनके समय में। ठीक, ये क्या हो गया, एक वंश हो गया प्रभाकर वर्धन वंश। ठीक है, नीचे बढ़ा जाए, कन्नौज। कन्नौज में गया से आए हुए मौखरी वंश के लोग शासन कर रहे थे, जिसकी स्थापना हरिवर्मा ने किया था। हरिवर्मा के एक पुत्र थे, कौन, गृहवर्मा भी थे। ठीक है, मगध में कुछ गुप्तों के बचे कुचे रिश्तेदार बचे हुए थे, यूं कहें कि उनके सगे संबंधी, जिन्हें हम उत्तर गुप्त कह लेते। ठीक है, उसकी स्थापना कृष्णगुप्त ने की थी और इस समय देवगुप्त का चल रहा था। गौड़, यानी कि आज का जो बंगाल है, पुराना नाम गौड़ था इसका, इसके शासक शशांक थे। कामरूप, आज का जो असम है, पहले कामरूप के नाम से या कापरूप के नाम से आना जाता था। कामरूप में भास्कर वर्मन का समय था। ठीक है, मध्य भारत में मालवा में यशोधर्मन का था। ठीक, गुजरात की तरफ बढ़ा जाए तो वल्लभी में मैत्रक वंश के शासन चल रहा था, जहां जिसकी स्थापना भटारकी ने की थी और ध्रुवसेन सेकंड भी इसका एक योगी व्यक्ति था। जरा जानते हैं। देखिए, अब हुआ यूं कि जो है गुप्तों के पतन के बाद ये क्षेत्रीय राज्य अपने को क्या कर रहे थे, आजाद कर रहे थे। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें अलग अलग लोगों की रही, जैसे कि मालवा की बात करें तो मालवा में आपने देखा यशोधर्मन का शासन था। अब यशोधर्मन क्या, एक अभिलेख मिलता है 532 ईस्वी का, जिसे कहा जाता है मंदसौर प्रशस्ति। ठीक है, कौन सी प्रशस्ति है ये, मंदसौर प्रशस्ति। ठीक, कब का है ये, 532 एडी का। इस प्रशस्ति से पता चलता है, इसमें लिखा हुआ है कि हुण शासक मिहिरकुल ने यशोधर्मन के पैर धोए थे। और इससे क्या अंदाजा लगाया सकता है, इसका अंदाजा साफ साफ है कि यशोधर्मन ने हुणों को क्या किया था, पराजित किया था। किस प्रशस्ति से, मंदसौर प्रशस्ति से। ठीक है, वल्लभी, गुजरात जैन शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। वल्लभी में एक विश्वविद्यालय। अब उस विश्वविद्यालय में स्थिरमती और गुणमती नामक महान बौद्ध शिक्षक भी थे। ठीक है, दो नाम याद रखें। ठीक है, स्थिरमती और गुणमती। ठीक है, अभी भटारक ने इसकी स्थापना की। यहाँ के जो शासक थे ध्रुवसेन सेकंड से आगे चलकर, ठीक है, प्रभाकर वर्धन के पुत्र होंगे हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन अपनी बेटी की शादी कहां पर करेंगे, इस ध्रुवसेन सेकंड से करेंगे। ठीक है, पंजाब में हुड़ों का। अब इनमें से सबसे आगे कौन निकला, थानेश्वर। ये कुछ और नहीं, लेकिन बस कहानियां सुनेंगे। ठीक है, थानेश्वर आगे निकला। थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना प्रभाकर वर्धन ने किया। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र, एक का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे का नाम क्या था, ठीक है, हर्षवर्धन। ठीक है, नाम सुना होगा। देखिए, इधर वाला जो है ना, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। ठीक है, कुछ और नाम यहाँ बीच बीच में लिखूंगा। अब मालवा की बातें हो गई हैं। ठीक ठीक है, जिसका इसका नाम खत्म होता है उस नाम को मिटाते जाएंगे। ठीक है,
प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र, एक का नाम था राज्यवर्धन, एक का नाम था हर्षवर्धन, और एक बेटी भी थी जिसका नाम था राज्यश्री। ठीक है, बेटी का नाम क्या था? राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन की इस बेटी का विवाह जो है मौखरी वंश के गृहवर्मा से हो गया था। ठीक है, विवाह किससे हो गया? मौखरी वंश के गृहवर्मा से। ठीक है, यानी कन्नौज और थानेश्वर में अच्छी क्या हो गई? पारिवारिक रिश्तेदारी हो गई। प्रभाकर वर्धन ने अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन को हुणों से मुकाबला करने के लिए भेजा था। किसको भेजा था? राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन जब पंजाब में हुणों का सामना कर रहा था, इसी दौरान ठीक है थानेश्वर में प्रभाकर वर्धन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई तो उनकी गद्दी संभालने के लिए बड़ा बेटा वापस आया, यानी कि राज्यवर्धन वापस आता है और गद्दी पर बैठता है। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की पत्नी जो है यानी कि हर्ष की मम्मी, हर्ष की माता श्री, वो भी क्या हो गई? सती हो गई। ठीक है, यानी थानेश्वर में ठीक है, हुण मिटा दे रहा हूं। ठीक है, थानेश्वर की गद्दी अब किसके हाथ में आ गई? राज्यवर्धन के हाथ में आ गई। और जब राज्यवर्धन गद्दी पर बैठ रहा था, इसी समय एक गौड़ नरेश शशांक और ये देवगुप्त दोनों मित्र थे, दोनों ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया और गृहवर्मा को क्या कर दिया? मार दिया। गृहवर्मा मारे गए, राज्यश्री को बंदी बना लिया गया। ये खबर पता चली राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन अपनी एक बड़ी सी सेना लेकर कन्नौज की तरफ आगे बढ़ा। जब कन्नौज की तरफ आगे बढ़ा, एक आगे बढ़कर देवगुप्त को क्या कर दिया? मार दिया। किसने मार दिया? राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। ठीक है, बहन को जेल से छुड़ा भी लिया। ठीक, अब जो है ये शशांक है, इसने इनको आमंत्रण दिया राज्यवर्धन को कि आप आइए हमारे यहाँ, मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। ये इसे झांसे में आ गए। राज्यवर्धन चले गए शशांक से मिलने। शशांक से मिले शशांक से मिले तो शशांक ने इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी, यानी राज्यवर्धन मारे गए। इधर बहन जो है ठीक है राज्यश्री, ठीक, जेल से छूटने के बाद यहां से निकल आई विंध्य के जंगलों में। ठीक है, राज्यश्री सती होने के लिए कहां चली गई है? विंध्य के जंगलों में चली गई है। ठीक, अब जो है गद्दी पर कौन बैठेगा? ठीक है, इनका किस्सा खत्म हो गया तो गद्दी पर बैठेगा हर्षवर्धन, जिसे हम उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहते हैं। किसे? हर्षवर्धन को। संपूर्ण उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? ठीक है, हर्ष को। हर्ष गद्दी पर। अब देखिए कितनी विकट परिस्थिति है। ठीक है, माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, भाई की भी हत्या हो गई, बहनोई गृहवर्मा की भी हत्या हो गई, बहन राज्यश्री जंगल में सती होने के लिए चली गई। ऐसी विकट परिस्थिति में गद्दी पर कौन बैठा? हर्ष बैठा। हर्ष गद्दी पर बैठा। हर्ष ने धैर्यपूर्वक काम लेते हुए अपनी सेना लेकर कन्नौज की तरफ आगे बढ़ा। जब कन्नौज की तरफ आगे बढ़ रहा था तो कामरूप के शासक भास्कर वर्मन ने अपनी मदद भेजी। किसके लिए? हर्षवर्धन के। अपने एक दूत कुंतल को भेजा कि जाइए आप जब बात करिए उनसे कि आप जो है जब ये जीतेंगे गौड़ को तो आधा गौड़ हमको दे दीजिएगा, हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। ठीक, हर्ष ने कहा ठीक है, अपनी सेना भेजिए। इधर हर्ष की सेना और भास्कर वर्मन की बड़ी सेना कहां पहुंची? कन्नौज से पहुंची। शशांक कन्नौज छोड़ के भाग गया। कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया? हर्ष का। हर्ष ने एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र, इशारा देखिए जो बोल रहा हूं सब लिखते जाएंगे, दिवाकर मित्र की मदद से अपनी बहन राजश्री को ढूंढ लिया और अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर, 606 ईस्वी की बात है, थानेश्वर से बदलकर कहां ले आया? कन्नौज में। यानी अब भारत की राजधानी, उत्तर भारत की राजधानी प्रमुख कौन हो गई है? कन्नौज हो गई। कन्नौज होने के बाद अब अगला कार्य क्या था? इस गौड़ को हराना। अब यहीं से अपनी सत्ता को आगे बढ़ाएगा कौन? हर्ष। और धीरे धीरे इस संपूर्ण उत्तर भारत पर क्या कर लेगा? अधिकार कर लेगा। तो इसके दरबार में बाणभट्ट जैसा विद्वान रहता था जिसने कादंबरी और हर्षचरित जैसी महान रचनाएं लिखी। तो हर्ष जो है खुद भी एक महान विद्वान था। यूं कहा जाता है कि एक बार उनकी पत्नी ने कहा कि आप इतने सब विद्वानों का सम्मान करते हैं, आपको खुद भी कुछ आता है? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, मैं भी कुछ लिख के दिखाता हूं। तो 3 नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। देखिए हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अन्य की रचना रही होगी, इन्होंने अपने नाम पर क्या कर लिया? प्रकाशित करवा लिया। ये बात किसकी? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के समय में एक विदेशी यात्री 629 ईस्वी में आया था और भारत में लगभग 16 साल रहा, 645 में चला गया। नाम था ठीक है वेनसांग, जिसकी एक रचना है सी यू की। ठीक है, इसकी रचना क्या है? सी यू की।
ठीक, उसने भारत के बारे में लिखा, उसने कन्नौज में आयोजित होने वाले महामोर्च परिषद के बारे में लिखा और उसका एक बार अध्यक्ष भी बना था। उसी के प्रभाव में आकर हर्ष ने जो है ठीक है बौद्ध धर्म अपना लिया था। हर्ष हर छठे वर्ष कुंभ मेले में आयोजित कुंभ मेले में अपना सर्वस्व दान कर देता था। यहीं से कुंभ की ऐतिहासिकता का पता चलता। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कुंभ हो सकता है पहले से चल रहा हो, लेकिन ऐतिहासिक जानकारी हर्ष के समय से ही हमें प्राप्त होती है। ठीक है, उत्तर भारत में ये रहा। ठीक है, इस प्रकार राजनीतिक स्थितियों ने बदलाव लिया। अब देखिए, बात यूं रही कि हर्ष के समय में सामंतीकरण अपने पूर्ण अवस्था में आ गया, जिसका परिणाम क्या होगा कि हर्ष की मृत्यु के बाद ये पूरा उत्तर भारत टूटेगा। राजपूताना राज्यों की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। छोटे छोटे राज्यों में अपना ठीक राज्य बढ़ाएंगी और इसी समय ठीक आक्रमण होगा अरबों का। और 712 में पहला सफल, इसके पहले 2 आक्रमण हो चुके होंगे 636 में और 711 में, लेकिन पहला सफल आक्रमण होगा 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतनी सी बात, ठीक है, जिसमें हमने उत्तर भारत की ठीक है पूर्व मध्यकालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में जाना। ठीक है, वीडियो को अच्छे से सुने, कहानी जैसा, ठीक है, लोड नहीं लेना है, कहानी जैसा सुने। ठीक, जैसे कुछ नाम मैंने बोला वो नाम आपको याद रहे। वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।